प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लीइलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। कुरैश को मानूस करने की वजह से, उन्हें सर्दी और गर्मी दोनों के सफ़र से मानूस करने की वजह से, तो उन्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और उन्हें खौफ से अमन बख्शा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलिम रेडियो प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये ज़बरदस्त ख़यानत है कि तुम एक बात अपने भाई से कहो और वो तुम्हें सच्चा जाने और तुम उससे झूठ बात कहो। झूठ को तमाम लोग बुरा जानते हैं। इस्लाम ने झूठ को बड़ा सख्त गुनाह बनाया है। एक सहाबी ने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन में हर तरह की आदतें हो सकती हैं मगर खयानत और झूठ की आदत नहीं हो सकती। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चाई को इख्तियार करो क्योंकि सच्चाई इंसान को नेक बनाती है और नेकी जन्नत का रास्ता है। अगर किसी शख्स ने अहद कर लिया कि वो अब झूठ नहीं बोलेगा तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो कभी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि जब वो झूठ नहीं बोलेगा तो वो बहुत बड़े गुनाह से बच जाएगा। झूठ बोलने वाला कभी भी अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी हर गलती को झूठ बोलकर छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बजाय जो सच बोलने वाला है वो हमेशा अपनी बुराई से बचा रहता है और अपनी गलतियों की इस्लाह भी करता रहता है, जिससे उसे अच्छे काम करने का मौका भी ज़्यादा मिलता है और इस तरह वो अल्लाह के नेक बंदों में शुमार होता है। बच्चों, हमें भी चाहिए कि कोई भी काम या बात करने से पहले सोच लें कि क्या ये बात या काम करने के बाद झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा, या जो बात मैं कह रहा हूँ क्या ये बात झूठी तो नहीं। इससे इंसान बुराई से भी बचा रहता है और नेक काम में भी दिलचस्पी लेता है। इसी के साथ सुनते हैं आज का पहला कॉम्पोनेंट जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो के साथ आपकी टीचर मिस ताहिरा नासिर की तरफ से आप सबको मेरा सलाम और खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें आज के पहले सेगमेंट की जानिब जो है गपशप। आज का मौजू बहुत अहम है, बूझें तो भला कैसे? वो ऐसे कि आज हम अपने मुहाफिजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मुहाफिज कौन होते हैं? तो भाई मुहाफिज का मतलब है हिफाजत करने वाला। वैसे तो हमारा सबसे बड़ा मुहाफिज अल्लाह ही है, लेकिन उसने अपनी ज़मीन पर इंसानों में कुछ ऐसे ख़ास बंदे पैदा कर दिए जो दूसरे इंसानों की हिफाजत के लिए अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करते। ये लोग बहुत बहादुर होते हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मुल्क की खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। इन लोगों में हमारी पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और फ़ज़ाई फ़ौज के मुहाफिजों के अलावा रेंजर्स और पुलिस भी शामिल हैं। इनकी खिदमत के सिले में उन्हें कई एजाज़ात दिए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशाने हैदर है। आपको एक ख़ास बात बताऊं, ये तमगा जंग के दौरान दुश्मन के कब्ज़े से हासिल होने वाले असलहे को पिघला कर तैयार किया जाता है और उसमें 20% सोना भी शामिल किया जाता है। अब तक 11 अफराद को यह एजाज़ दिया जा चुका है। यह एजाज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से मंसूब है क्योंकि वो बेहद बहादुर थे और उनका लक़ब हैदर कर्रार था। अजीज़ तलबा, एक और बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है
वो ये एजाज़ सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने वतन के लिए इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी जानें कुर्बान की। उनमें मेजर तुफैल शहीद को सबसे बड़ी उम्र यानी 44 साल में शहादत के बाद ये तमगा दिया गया और राशिद मिनाज शहीद को सबसे कम उम्र में यानी 20 साल में इस तमगे को उन्होंने अपने नाम किया। हमें ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये हमारी कौम के मुहाफिज हैं। ये सरहदों पर सारी रात जागते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। हमें उनकी दिल से इज्जत करनी चाहिए और उनका एहतराम करना चाहिए। चलिए एक गीत सुनते हैं जिसका ताल्लुक हमारे मुहाफिजों से है। गीत है ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं और ये गीत गाया है मलका तरन्नुम नूरजहां ने। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवानों। बीवियों माओ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाएं, जैसे खामोशियों की जुबां से दे रही हो वो तुमको दुआएं। काम के जरी पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवानों। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज़ मेरी, उड़ के पहुँचोगे तुम बेसुख पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी, चाँद तारों के राज़दानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवान। मैं जब भी ये गीत सुनती हूँ ना तो बहुत जज्बाती हो जाती हूँ। उम्मीद है आपको भी ये गीत बहुत पसंद आया होगा। चलें अब जरा पढ़ाई हो जाए, हमारा सेगमेंट है तो फिर सीखते हैं। सबसे पहले ये बताइए मुझे कि फेल किसे कहते हैं। मैं पास फेल की बात नहीं कर रही हूँ, फेल वर्ब। कौन बताएगा? चलिए जनाब आप बताइए। अच्छा, आपका कहना है किसी भी काम को फेल कहते हैं, बिल्कुल ठीक जवाब है। कोई मिसाल दीजिए। आप बताइए। अच्छा, पढ़ना, लिखना, भागना, सीना, उड़ना, ये सब फेल है, बिल्कुल ठीक है। आज हम पहले फाइल की बात करेंगे कि भाई ये फाइल कौन है। तो बच्चों, जुमले में जो भी काम कर रहा हो वो फाइल कहलाएगा। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसमें फेल क्या है तो आप झट से कह देंगे दे रहा।
लेकिन अगर मैं ये पूछूं पानी कौन दे रहा है तो आपका जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल ठीक, माली। तो इस जुमले में माली फाइल है। अब एक और मिसाल देखते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप खुद से सवाल करें, कौन क्रिकेट खेल रहा है? तो जवाब है बच्चे। इस जुमले में बच्चे फाइल हैं। फाइल की तलाश का आसान तरीका ये है कि आप जुमला अदा करें और खुद से पूछें कि काम कौन कर रहा है। आपको उस जुमले का फाइल आसानी से मिल जाएगा। चलिए मश्क करते हैं। आज अब्बू बाजार से आम लाए। इसमें फाइल कौन है? अब्बू, बिल्कुल ठीक। और फेल? लाए। दूसरा जुमला सुने, मैं कहानियाँ लिखती हूँ। अब इसका फाइल बताइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं। और फेल? लिखती। ज़बरदस्त। अब हम ज़रा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। फेल के बारे में हमने जान लिया कि काम को कहते हैं, फाइल काम करने वाले को। अब एक और भी इसका कायदा बाकी है, वो है मफूल। मेरे साथ दोहराइए, मफूल। जिस चीज़ पर काम हो रहा हो उसे मफूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपा ने खाना पकाया। अब इसमें आपा तो हो गई फाइल, पकाया हो गया फेल, लेकिन क्या काम हुआ? खाना। खाना इसमें मफूल हुआ। इसे आसान ज़बान में इस तरह समझें कि आपके सामने जब भी कोई ऐसा जुमला आए जिसमें आपको फेल, फाइल और मफूल अलग करना हो तो आप अपने आप से ये 3 सवाल करें। नंबर 1, कौन सा काम हो रहा है? तो ये फेल हुआ। काम कौन कर रहा है? फाइल हुआ। किस पर काम हो रहा है? मफूल हुआ। चलिए मश्क करते हैं। अपनी कॉपी में 4 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम थोड़ा बड़ा रखिए। उसके बाद अगले कॉलम में हेडिंग लिखें फेल, तीसरे कॉलम में हेडिंग लिखें फाइल और चौथे में लिखें मफूल। आपने 4 कॉलम बनाने हैं। मैं 10 तक काउंट कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके। इन चारों कॉलम्स में अगर आप जुमलों को लिख सकते हैं तो लिखिए, वरना आप कॉलम नंबर 2 में लिखेंगे फेल, तीसरे कॉलम में लिखेंगे फाइल और चौथे में मफूल। ठीक है, जुमलों को गौर से सुनें। पहला जुमला है लड़के हॉकी खेल रहे हैं। लड़के हॉकी खेल रहे हैं। दूसरा जुमला है बंदर दरख्त पर छलांगे लगा रहा है। बंदर दरख्त पर छलांगे लगा रहा है। तीसरा, दादा जान अखबार पढ़ रहे हैं। दादा जान अखबार पढ़ रहे हैं। नंबर 4, फातिमा किताब पढ़ती है। फातिमा किताब पढ़ती है। नंबर 5, अली ने कपड़े खरीदे। अली ने कपड़े खरीदे। चले जनाब, अब मुझे आप बताते जाइए, जल्दी से बताएं कि पहले जुमले में फेल क्या है। पहला जुमला आपका था लड़के हॉकी खेल रहे हैं। उसमें फेल क्या है? खेल रहे हैं। वेरी गुड। फाइल लड़के और मफूल क्या है? हॉकी। शाबाश। नंबर 2, बंदर दरख्त पे छलांगे लगा रहा था। फेल क्या है? छलांगे लगाना। ओके। फाइल क्या है इसमें? बंदर। और मफूल क्या है? दरख्त। शाबाश। नंबर 3, दादा जान अखबार पढ़ रहे हैं। इसमें फेल क्या है? पढ़ रहे। फाइल कौन है? दादा जान। और मफूल क्या है? अखबार। शाबाश। फातिमा किताब पढ़ती है। फेल क्या है उसमें? पढ़ती। फाइल कौन है? फातिमा। और मफूल क्या है? किताब। ज़बरदस्त। नंबर 5, अली ने कपड़े खरीदे। इसमें फेल क्या है? खरीदे। फाइल कौन है? अली। और मफूल क्या है? कपड़े। अब याद रखने की बात वो ये है कि किसी जुमले में फाइल अगर वाहिद है तो फेल भी वाहिद होगा। जैसे लड़का खेल रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है। इसी तरह अगर किसी जुमले में फाइल जमा है तो फेल भी जमा होगा। जैसे सितारे चमक रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, जहाज उड़ते हैं। ठीक है,
तो हम ज़रा रिव्यू करते हैं, इयादा करते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने अपने कौमी मुहाफ़िज़ों के बारे में बात की, निशान हैदर के हवाले से मालूमात हासिल की, एक कौमी गीत सुना और फेल, फाइल और मफूल सीखे। अब जल्दी से डायरी निकालें, अपने पेन या पेंसिल निकालें और होमवर्क लिखें। सेगमेंट है हमारा हम भी कर सकते हैं। शुरू करें? ओके, नोट कीजिए 5 ऐसे जुमले बनाएं जिसमें आप फेल, फाइल और मफूल को अलग कर सकें। 5 ऐसे जुमले बनाएं जिसमें आप फेल, फाइल और मफूल को अलग कर सकें। दूसरा होमवर्क है किसी एक निशान हैदर का एजाज़ हासिल करने वाले शहीद के बारे में अपने घर के किसी बड़े से मालूमात हासिल करें या किसी किताब से पढ़ें। किसी एक निशान हैदर का एजाज़ हासिल करने वाले शहीद के बारे में अपने घर के किसी बड़े से मालूमात हासिल करें या किसी किताब से पढ़ें। इस दुआ के साथ आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, आपकी और हम सब की हिफाजत करे। आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। बच्चों, आपको पता है कि कितने शोहदा को निशान हैदर मिल चुका है? फाइंड आउट एंड डिस्कस विद योर पेरेंट्स। हादिया, आज हम क्या करेंगे? आज हम कुछ नया करेंगे। आज हम बेसिक और इजी साइंटिफिक फैक्ट्स सवालों के जरिए मालूम करेंगे। जो ज्यादा सवालात के सही जवाब देगा वो जीत जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। चलो खेलते हैं। First question is, which is the largest land animal? The options are lion, tiger, elephant or rhinoceros. सबसे बड़ा इनमें से कौन सा होगा? एलिफेंट है ना? जी बिल्कुल, एलिफेंट है, यानी कि हाथी। वो लैंड का सबसे बड़ा एनिमल है। Hadia, now fill in the blank. Dash helps pump blood through the entire body. Lungs, kidneys, heart or brain. Which one is it? ये तो बहुत इजी है। इसका जवाब है हार्ट, यानी कि दिल, जिसकी मदद से खून हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचता है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब हम दोनों के पास एक एक पॉइंट है। नबीहा, what are the 3 states of matter? 3 states of matter? Solid, liquid और गैस। आपने बिल्कुल सही बताया। चलो अब मेरी बारी पूछने की। If you boil water, it will convert to mist, steam, clouds or snow. जब हम पानी को उबालते हैं तो वो भाप में बदल जाता है, यानी कि स्टीम। जी, आपने सही बताया। हम दोनों के पास 2 पॉइंट्स हैं। अब जिसने भी अगले सवाल का सही जवाब दे दिया वो जीत जाएगा। ठीक है, चलो फिर मैं सवाल करती हूँ। When you push something, you apply force, mass, distance और speed. हादिया, इस सवाल का जवाब मैं पहले दे दूँ? ठीक है नबीहा, आप पहले दे दें। ये थोड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है इसका जवाब स्पीड होगा। लेट्स चेक। अरे, ये तो गलत जवाब है। हादिया, अब आप बताओ। मेरे ख्याल से इसका जवाब फोर्स होगा, बिकॉज अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल। सही जवाब। आप ये गेम जीत गई। थैंक यू। ये तो आइए इसी के साथ हम सुनते हैं आज का अगला कॉम्पोनेंट, जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन के साथ आपकी मेज़बान राहिला माहीन आपके सामने हाजिर है, मैथ के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए अंदाज से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सेहत के साथ साथ पढ़ाई का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जी, और मैं चाहूँगी कि वो अपना तारुफ खुद करवाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अब्दुल्ला, आपको रियाजी का कौन सा कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता है? डिविजिबिलिटी रूल्स। मुझे समझ नहीं आता कि हमें कैसे पता चलेगा ये नंबर किस दूसरे नंबर से डिवाइड होगा। अरे वाह, ये तो हमारा आज का टॉपिक है।
तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहला सेगमेंट है आज की मैथमेटिक्स की मशीन में क्या है। तो आज की मैथमेटिक्स की मशीन में हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। हम नंबरों को डिवाइड किए बगैर बताएंगे कि वो नंबर 2, 3, 5, 9 और 10 से डिविजिबल हैं या नहीं। मिस, ये तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं। आप ये बताएं पहले इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं। तो जो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। अब बताइए 235,641, ये 6 डिजिट नंबर है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? मिस, इसकी यूनिट नंबर इवन नहीं है, इसीलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। और मिस, 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें? हाँ देखें, 3 और 9 को चेक करने का एक ही तरीका है। पहले जरा मुझे 3 के मल्टीपल्स बताएं। वो हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। वेरी गुड। अब जरा इस टेबल में जितने डबल डिजिट हैं उनको ऐड करें। जैसे 12 के लिए हम 1 + 2 करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। अब जरा आप ऐड करें। 15 मतलब 1 + 5 जो बनाता है 6, 18 यानी 1 + 8 मतलब 9, 21 मतलब 2 + 1 = 3, 24 2 + 4 = 6, 27 2 + 7 = 9। अरे मिस, ये तो सब 3, 6, 9 हो रहे हैं। देखिए बेटा, जब भी आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो आप डिजिट्स को जमा करेंगे। अगर उनका सम 3 का मल्टीपल होगा तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये बताइए, क्या 45 3 से डिवाइड हो सकता है? 45 यानी 4 + 5 जो बनाता है 9। जी मिस, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मिस, क्या ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा? जी, 9 के लिए भी हम डिजिट्स को ऐड करते हैं। अगर उनका सम 9 का मल्टीपल होगा तो सिर्फ वो 9 से डिवाइड हो सकता है। अब बताइए, क्या 2493, ठीक है, 2493 क्या 9 से डिवाइड हो सकता है? 2 + 4 + 9 + 3 बनाता है 18। मिस, ये तो 18 बन गया। 18 तो 9 के टेबल में आता है। अच्छा, ये बताइए, क्या ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा? मिस, 3 से 3 के टेबल में 18 आता है। जी मिस, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। मिस, क्या जो नंबर 3 से डिवाइड होंगे क्या वो 9 से भी डिवाइड होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। आप जरा 3 और 9 के मल्टीपल्स को मैच करें, आपको खुद पता चल जाएगा। मिस, 9 के टेबल में 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90 आते हैं। मिस, 9 के तो सारे मल्टीपल्स 3 के टेबल में भी आते हैं। और 3 के मल्टीपल्स, क्या वो सब भी 9 के टेबल में आते हैं? 3 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। मिस, 3 के टेबल में तो सिर्फ 9, 18 और 27 आते हैं। तो इससे आपको क्या समझ आया? मिस, मुझे ये समझ आया कि 9 का हर मल्टीपल 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 के कुछ मल्टीपल्स 9 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन सब नहीं। ये तो आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। अब जरा 2 और 4 को भी कंपेयर करें। 2 के मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और 4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। मिस, देखें 4 के तो सारे डिवाइड हो जाएंगे। इवन नंबर्स हैं, यानी 4 के हर मल्टीपल 2 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 2 के एक मल्टीपल 4 से डिवाइड होगा, दूसरा नहीं होता। जैसे
4 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 6 नहीं, 8 हो जाएगा लेकिन 10 नहीं। यही चीज 4 और 8 में भी होती है। मिस मैं बताऊं, मुझे अब समझ आ गया। 8 का हर मल्टीपल 4 में से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 4 के ऑल्टरनेट मल्टीपल्स 8 से डिवाइड होंगे। वेरी गुड। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं? जैसे 216 के बारे में बताएं। मिस इसकी यूनिट में तो 6 है और 6 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब्दुल्ला, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ यूनिट नहीं देखते, हम यूनिट और 10 दोनों देखेंगे। यानी for divisibility by 2 check unit and for divisibility by 4 check unit and 10। बिल्कुल। तो अब 216 के बारे में क्या ख्याल है? यूनिट और 10 में 16 लिखा है। 16 तो 4 की टेबल में आता है, तो ये 4 से डिवाइड हो सकता है। है ना मिस? बिल्कुल ठीक कहा आपने। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम आखिरी 2 डिजिट देखते हैं। अब्दुल्ला, आप जरा 2 और 4 की डिविजिबिलिटी बताइए। For divisibility by 2 check unit and for divisibility by 4 check unit and 10। वेरी गुड। मिस इसका मतलब है 2 के लिए सिर्फ यूनिट और 4 के लिए यूनिट और 10 देखना होगा। जी अब्दुल्ला, अगर आपको ये पैटर्न याद हो जाए ना, तो डिविजिबिलिटी रूल्स को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। चलें अब बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 के मल्टीपल्स बताइए। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। अब जरा चेक करें कि इन मल्टीपल्स में कॉमन चीज क्या है। मिस सबकी यूनिट्स में या तो 0 है या 5। अच्छा, अब जरा 10 के मल्टीपल्स बताइए। वो हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। अब इन मल्टीपल्स में क्या चीज कॉमन है? मिस इन सब की यूनिट्स में 0 आ रहे हैं। वेरी गुड। अब जरा ये बताइए 5 की डिविजिबिलिटी और 10 की डिविजिबिलिटी कैसे मालूम होगी? मिस 5 के लिए यूनिट में 0 या 5 होना चाहिए। Am I right? बिल्कुल सही है। एक्सीलेंट अब्दुल्ला, आपने तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। और 10 के लिए? 10 के लिए तो यूनिट में 0 होना चाहिए, है ना? वेरी गुड। अब जरा बताइए 205 और 200 क्या ये 5 और 10 से डिवाइड हो सकते हैं? मिस 205 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट में 0 होना चाहिए, तो ये 10 से डिवाइड होता। I am impressed. What about 200? मिस 205 और 10 दोनों से डिवाइड होगा। वाह, जबरदस्त। अब हम अपना अगला सेगमेंट शुरू करते हैं, जिसका नाम है लेट्स प्रैक्टिस। अब्दुल्ला, आप तो बहुत ज़हीन हैं। अब हम कुछ नंबरों के बारे में बताते हैं कि ये किन किन से तकसीम हो सकते हैं। मैं नंबर बताऊंगी और आप डिविजिबिलिटी बताएंगे 2, 3, 5, 9 और 10 की। पहला नंबर, आर यू रेडी? जी मिस। ओके, सो द नंबर इज 42. इज इट डिविजिबल बाय 2? Yes, unit is even. Very good. Divisible by 3? 4 plus 2 equals 6. Yes. Okay, divisible by 5? No, unit is not 5 or 0. Divisible by 10? No, unit is not 0. Very good. Divisible by 9? No, 4 plus 2 equals 6. 6 is not multiple of 9. Wow, that's really great. Let's take a 3-digit number, 120. Is it divisible by 2? Yes, unit is even. Divisible by 3? Yes, 1 plus 2 plus 0 equals 3. 3 is multiple of 3. अच्छा, 5 से डिवाइड हो जाएगा? Yes, unit is 0. 9 से डिवाइड हो जाएगा? 1 plus 2 plus 0 equals 3. 9. 3 is not multiple of 9, so no. Okay, divisible by 10? Yes, unit is 0. वाह अब्दुल्ला, आप तो बहुत फास्ट जा रहे हैं। So the next number is 135. Is it divisible by 2? No, unit is odd.
3 से डिवाइड हो जाएगा? 1 plus 3 plus 5 equals 9. Thus it is divisible by 3 and 9 also. Am I correct? इम्प्रेसिव, वेरी गुड। अब ये बताएं, क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा? Yes, unit is 5. अच्छा, डिविजिबल बाय 9 वो आप Yes. पहले भी बता चुके हैं। ओके, इज इट डिविजिबल बाय 10? No, unit is not 0. वेरी गुड अब्दुल्ला, आपने तो कमाल कर दिया। इतनी जल्दी आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद भी हो गए। बहुत अच्छे, बल्कि बहुत ही अच्छे। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। लेट्स रिकैप। मैं गुजारिश करूंगी अब्दुल्ला से कि वो बताएं कि 2, 3, 5, 9, 10 के डिविजिबिलिटी रूल्स याद कैसे हुए। जी अब्दुल्ला। मैंने नोट किया है ये हर टेबल के मल्टीपल में एक पैटर्न होता है। जैसे फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 हमें यूनिट चेक करना है, फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक यूनिट एंड 10, फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3 ऐड डिजिट्स, फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9 आल्सो ऐड डिजिट्स, फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5 यूनिट शुड बी 0 और 5, फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10 यूनिट शुड बी 0। अब्दुल्ला, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि तमाम टेबल्स में एक पैटर्न होता है और 2 टेबल्स को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे 5 और 10, 3 और 9, 2 और 4 वगैरह। इनकी मदद से हम डिविजिबिलिटी के रूल्स निकाल सकते हैं। 2 के लिए हमेशा यूनिट को देखेंगे, हर इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 और 9 के लिए डिजिट्स को ऐड करके उनका सम चेक करेंगे। अगर वो 3 और 9 के टेबल में आता होगा, यानी अगर वो 3 और 9 का मल्टीपल होगा, तभी वो 3 और 9 से डिवाइड हो सकेगा। 5 और 10 को डिवाइड की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यूनिट में 5 और 0 होना चाहिए और 10 के लिए यूनिट में 0 होना चाहिए। उम्मीद है आप सबको भी अब्दुल्ला की तरह ये रूल्स याद हो गए होंगे। आपकी किताबों में मौजूद सवालात हैं, उन्हें हल कीजिए और इसके साथ ही अपनी मेज़बान राहिला माहिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब बारी है एक्सरसाइज की। चलें, तैयार हैं आप लोग आज की एक्सरसाइज के लिए? शुरू करते हैं वार्म अप से। अपनी जगह पे खड़े हुए आपको जंप करना है, सही है, उछलना है। मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सीधे खड़े हो जाइए। हम सांस की मशक करेंगे। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। वापस नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। और दूसरी एक्सरसाइज में आपको 1 पे अपने हाथ सामने की तरफ रखने हैं, जैसे आप किसी को इशारा कर रहे हों, दोनों हाथ। 2 पे ऊपर आसमान की तरफ करने हैं, 3 पे अपने कंधों की सीध में और 4 पे नीचे सीधे कर देने हैं। 1 सामने, 2 ऊपर, 3 कंधों की सीध में और 4 नीचे। मैं काउंटिंग बोलूँगी अब मैं। 1 सामने, 2 ऊपर, 3 कंधों की सीध में और 4 नीचे। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। चलिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। अब नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
अब हम सुनते हैं अपना अगला कॉम्पोनेंट जो है आओ जाने। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं असद और मैं रिदा आपको अपने प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट का नाम है हिस्ट्री की मिस्ट्री, जिसमें हम अंकल शेरी को बुलाएंगे जो कि एक टाइम ट्रैवलर हैं। उनके साथ कभी हम उनकी टाइम ट्रैवलिंग मशीन में ट्रैवल करेंगे और कभी हम उनसे तारीखी कहानियाँ सुनेंगे मजे मजे की। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे। और हमारे तीसरे सेगमेंट का नाम है जिम्मेदार शहरी, जिसमें हम आप बच्चों को अच्छे शहरी होने की बातें बताएंगे। तो आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम अपने पहले सेगमेंट से। अस्सलामुअलैकुम मास्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारे सुनने वाले बिल्कुल ठीक होंगे। अंकल, मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसी मशीन है जिससे हम कई साल पीछे जा सकते हैं। क्या ये वाकई सच है? जी हाँ। तो क्या हम पीछे 712 AD में जा सकते हैं? क्यों नहीं, मगर इतना पीछे जाना क्यों है? मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आज मोहम्मद बिन कासिम की किस्से से वाकिफ करवाया जाए। अगर आप चाहें तो मैं कुछ हफ्ते पहले ही मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात करके आया था। मैं आपको और बच्चों को वो कहानी सुना सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले शुरू करते हैं। मुसलमानों का बर्रे सगीर में दौरे हुकूमत तब शुरू हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को 712 AD में फतह कर लिया। उससे पहले मुसलमानों की हुकूमत कहाँ थी? उस वक्त तक मुसलमानों की हुकूमत सिर्फ अरब और उसके करीब के इलाकों में थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध पर हुक्मरानी कायम कर ली। मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात जारी रही, जिसमें उन्होंने कई इलाके फतह किए, जिसमें से एक शहर मुल्तान भी है। लेकिन इस तरह के तो बहुत हुक्मरान थे तारीख में, मोहम्मद बिन कासिम ही इतने मशहूर क्यों थे? मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू और सिख लीडर्स की माली मदद भी की थी और उनके साथ हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ पेश आए। कई गैर मुसलमानों ने मोहम्मद बिन कासिम के आला अखलाक की वजह से इस्लाम भी कबूल कर लिया। माशाअल्लाह, इससे ये बात जाहिर होती है कि हमारा अच्छा अखलाक दूसरों पर कितना असरअंदाज होता है। और क्या आप जानती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के अच्छे सलूक की वजह से सिंध और पंजाब की रिहाइशियों ने अपनी रिवायती सकाफत को भी उसी तरह बरकरार रखा। अंकल शेरी, आपको तो बहुत इल्म है तारीख के बारे में। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आज बहुत कुछ नया सीखा होगा। अभी हमने सीखा कि किस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया और वहाँ की रिवायती सकाफत को बरकरार रखा। अपने अगले सेगमेंट में हम सुनते हैं कि किस तरह हमजा अपने मामू के साथ मुख्तलिफ सूबाई सकाफतों पे बात कर रहा है। अगस्त का महीना आने ही वाला था और हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त के हवाले से हमजा को स्कूल के माहाना रिसाले के लिए एक मजमून लिखना था। इस साल हमजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मजमून किस बारे में लिखे। इतवार का दिन था और हमजा के मामू उसके घर आए हुए थे। हमजा ने सोचा कि क्यों ना अपने मामू से पूछूं कि मुझे क्या लिखना चाहिए। मामू, 14 अगस्त आ रहा है और मुझे स्कूल के रसाले के लिए एक मजमून लिखना है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस बार किस बारे में मजमून लिखूं। बेटा, इसमें क्या मुश्किल है, आप आज़ादी पाकिस्तान के बारे में लिख लें। मामू, इस बारे में तो मैं पिछले साल ही लिख चुका हूँ। तो बेटा, फिर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ कल्चर्स यानी सकाफतों के बारे में लिख लो। लेकिन मामू, मुझे पाकिस्तान की किसी सकाफत के बारे में कुछ नहीं पता। चलो एक कॉपी पेंसिल ले आओ, मैं आपको सकाफतों के बारे में बता देता हूँ। जी मामू, बताएं। बेटा, पहले ये बताएं कि कल्चर्स यानी सकाफत में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आपका लिबास और... बिल्कुल ठीक कहा आपने। कपड़े, मुख्तलिफ पकवान और जिंदगी गुजारने का तरीका सभी सकाफत का हिस्सा होते हैं। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ये मुल्क न सिर्फ कुदरती तौर पर नवाजा गया है बल्कि सकाफती तौर पे भी नवाजा गया है। चले हमजा, अब हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफतों की बात करते हैं। ठीक है मामू। सिंध को सूफिया और वलियों की ज़मीन भी कहा जाता है। यहाँ के रहने वाले हज़रत शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जैसे कई सूफिया के साथ अकीदत और एहतराम का रिश्ता रखते हैं।
सूबे सिंध में मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फल उगाए जाते हैं, जिसमें सबसे मशहूर आम और खजियां हैं। इस सूबे का सबसे मशहूर कपड़ा अजरक है, जो हर किस्म के लिबास में इस्तेमाल किया जाता है और सिंधी तहजीब की पहचान है। यहाँ पर किस किस्म के खाने ज्यादा खाए जाते हैं? यहाँ के खाने बहुत उम्दा और मुख्तलिफ है, जिसमें शिकारपुरी अचार और पल्ला मछली सबसे ज्यादा मशहूर हैं। मामू, क्या आपको पता है सिंधी चादर या रजाई को क्या कहते हैं? बेटा, सिंधी चादर को रिल्ली कहते हैं। मामू, अब पंजाबी सकाफत के बारे में भी तो कुछ बताएं। बेटा, पंजाबी सकाफत बहुत मुनफरिद है। पंजाब को 5 दरियाओं की जमीन भी कहा जाता है। ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान का सबसे जरखेज जमीन वाला भी। पंजाब की हरी भरी फसलें इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। यहाँ के लोग अच्छी और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाते हैं। मामू, पंजाब के किसी मशहूर त्योहार के बारे में भी तो कुछ बताएं। पंजाब के लोग बहुत खुशदिल और मिलनसार होते हैं। पंजाब में बसंत जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। अगरचे अक्सर लोग यहाँ पंजाबी बोलते हैं, लेकिन उर्दू ज़बान यहाँ बोली और समझी बआसानी जाती है। पंजाबी ज़बान अपने लोक गीतों और फोक कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। मामू, पंजाबी फोक गीतों की कोई किस्में भी है क्या? जी बेटा, टप्पे, ढोला, काफ़ी और दोहरे कुछ फोक मौसीकी की किस्में हैं। अच्छा, अब हम किस सकाफत के बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे पख्तून सकाफत की। पख्तून तो बहुत बहादुर होते हैं और मेहमान नवाज भी। इनकी बहादुरी की किस्से आपको तारीख में कहीं जगह मिलेंगे। पख्तून सकाफत का बहुत बड़ा हिस्सा कबायली निज़ाम पे है। यहाँ की शादियाँ और दीगर रसूमात बाकी सूबों से कुछ मुख्तलिफ हैं। पख्तून खाने तो बहुत ही मुनफरिद हैं। इनमें से चपली कबाब और नमकीन टिक्का खाने के लिए लोग दूर दूर से KPK का रुख करते हैं। ये सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। अब बात करेंगे बलूचिस्तान की सकाफत की। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ के सकाफती निज़ाम भी बहुत हद तक कबायली है। यहाँ के लोग बहुत मेहनतकश और मेहमान नवाज हैं। बलूचिस्तान चूँकि इतना बड़ा है तो यहाँ पर हर इलाके के अपने पकवान हैं। खाने में बलूची सब्जी तो बहुत ही मकबूल है, जो कि बलोच पकवान की नुमाया पहचान है। बलूचिस्तान में बलोची और ब्रावी के अलावा पश्तो ज़बान भी बोली जाती है। मामू, इतनी सारी डिशेस का सुनकर तो अब मुझे भूख लगना शुरू हो गई है। हमजा, अब मैंने आपको पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस के कल्चर्स के बारे में बता दिया है। अब इसे जहन में रखें और मुझे ये बताएं कि GB का कल्चर बाकी प्रोविंसेस से कैसे मुख्तलिफ है। जहाँ तक मुझे पता है, गिलगित के लोग बहुत मेहमान नवाज, खुश मिजाज और जिंदा दिल होते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ के लोगों का पसंदीदा मशगला पोलो खेलना है और पहाड़ पर चढ़ना है। बिल्कुल सही। गिलगित के अक्सर लोग शिना ज़बान बोलते हैं, लेकिन यहाँ उर्दू बोली और समझी बआसानी जाती है। यहाँ रहने वाले लोग बहुत मोहब्बत करने वाले और हुब्बुल वतन होते हैं। अच्छा बेटा, मैंने आपको काफ़ी सकाफतों के बारे में बता दिया है। उम्मीद है अब आप अपना मजमून बआसानी लिख सकेंगे। मामू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखा बच्चों, हमजा के मामू ने कितनी सारी सकाफतों के बारे में बताया है हमें। चलें अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है जिम्मेदार शहरी। बच्चों, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान हमें 14 अगस्त 1947 को मिला है। इस मुल्क में कई सकाफतों और मज़ाहिब के लोग रहते हैं। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, यानी इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त ही पाकिस्तान की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। बच्चों, हमें एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर कायद-ए-आज़म के इस कॉल पर अमल करना चाहिए। एक अच्छे और तरक्की पसंद कौम के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बीच में रंग, नस्ल और मज़हब की बुनियाद पर इख्तलाफ ना बढ़ाएं, बल्कि मुल्क और कौम की कामयाबी के लिए एक दूसरे का साथ दें। इस मुल्क की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि तमाम रंग, नस्ल, मज़हब और फ़िरक़ों की तफरीक से बालातर होकर हम सब पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करें। इसीलिए हमें चाहिए कि हम किसी को अपने आप से कमतर ना समझें, किसी की रंगत पर तबसरा ना करें। कोई अगर हमसे मुख्तलिफ है तो उसे नई नई बातें सिखाएं, ना कि उसके मुख्तलिफ होने पर उसका मजाक उड़ाएं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सब इन बातों को याद रखेंगे। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे और उनका सिंध की तहजीब से क्या ताल्लुक़ था। हमने पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफ़तों पर गुफ्तगू की और उसके साथ साथ ये भी सीखा कि किस तरह एक ज़िम्मेदार शहरी पाकिस्तानियों को कौमी इत्तेहाद की तरगीब दिलाता है। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।
तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो साथियों, उम्मीद है कि आपने भी हमारी तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ मौज़ूआत सीखे होंगे आज। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।